हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है और मैंने क्लास 8 हिस्ट्री का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी की वेबसाइट से आप एनसीईआरटी के बुक्स को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर ले और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ ले, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 2, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 2 के पार्ट 1 को समझा था। सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 2 के पार्ट 1 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उससे पहले आप देख लें, फिर आज का लेक्चर देखें, जिससे आपको चैप्टर 2 का पार्ट 2 और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 2 का पार्ट 2 शुरू करेंगे। इसमें हम लोग इन टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कंपनी रूल के बारे में, कंपनी के शासन के बारे में। कंपनी रूल एक्सपैंड्स, कंपनी का फैलता शासन। इफ वी एनालाइज द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857, सर्टेन की एस्पेक्ट्स इमर्ज। अगर हम 1757 से 1857 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इंडियन स्टेट्स का एनेक्सेशन यानी कब्जा किया गया है, उसको अगर हम समझे तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमारे सामने आती है। यदि हम 1757 से 1857 के बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारतीय राज्यों पर कब्जे की प्रक्रिया को देखें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं। The company rarely launched a direct military attack on an unknown territory. कंपनी किसी अननोन टेरिटरी पे डायरेक्ट अटैक नहीं करती थी, क्योंकि मिलिट्री अटैक्स में पैसे भी खर्च होते हैं, संसाधन भी लगते हैं, तो कंपनी बेफिजूल के खर्चे से बचना चाहती थी। किसी अनजान इलाके में कंपनी ने सीधे सैनिक हमला प्रायः नहीं किया। Instead, it used a variety of political, economic, and diplomatic methods to extend its influence before annexing an Indian kingdom. कंपनी किसी भी इंडियन किंगडम को एनेक्स करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती थी, जैसे पॉलिटिकल मेथड्स, इकोनॉमिक मेथड्स या फिर डिप्लोमेटिक मेथड्स। उसने किसी भी भारतीय रियासत का अधिग्रहण करने से पहले विभिन्न राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक साधनों का इस्तेमाल किया। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1764, द कंपनी अपॉइंटेड रेसिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स। बैटल ऑफ बक्सर के बाद कंपनी ने जिन इंडियन स्टेट्स पे कब्जा कर लिया था, वहां पे अपने रेसिडेंट को अपॉइंट करती थी कंपनी। बक्सर की लड़ाई के बाद कंपनी ने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए। They were political or commercial agents, and their job was to serve and further the interests of the company. कंपनी के द्वारा जो रेसिडेंट अपॉइंट किए जाते थे, वे कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और इंडियन स्टेट्स में रहकर कंपनी के हित के लिए काम करते थे। ये कंपनी के राजनीतिक या व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे। उनका काम कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना था। Through the residents, the company officials began interfering in the internal affairs of Indian states. देखिए, कंपनी रेसिडेंट्स को इंडियन स्टेट्स में अपॉइंट करती थी। हमें ध्यान रखना चाहिए
कि उन भारतीय राज्यों में शासक भी होते थे, तो रेसिडेंट उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने लगा था, चाहे वो राजनीतिक मामला हो या आर्थिक मामला, क्योंकि रेसिडेंट को कंपनी के हित के लिए काम करना था। रेजिडेंट के माध्यम से कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के भीतरी मामलों में भी दखल देने लगे थे। दे ट्राइड टू डिसाइड who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative posts. अगला राजा कौन बनेगा, किसको कौन सा पद मिलेगा, ये सारे डिसीजन कंपनी के बिहाफ पे रेसिडेंट लेता था। कंपनी जैसा बोलती रेसिडेंट वैसा ही करता। अगला राजा कौन होगा, किस पद पर किसको बिठाया जाएगा, इस तरह की चीजें भी कंपनी के अफसर ही तय करना चाहते थे। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू ए सब्सिडियरी अलायंस। कई बार कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि भी थोप दी। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ दिस अलायंस, इंडियन रूलर्स वेयर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस। देखिए, जब युद्ध होता था और कोई भारतीय राज्य हार जाता था, तो ट्रीटी साइन करते वक्त वहां पे कंपनी सब्सिडियरी अलायंस सहायक संधि थोप देती थी। इसमें टर्म्स ऐसे थे कि जो राज्य इसको मान लेंगे उनको अपनी खुद की सेनाएं रखने का कोई अधिकार नहीं होगा, मतलब वे खुद की आर्मी नहीं रख पाएंगे। जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं रहता था। They were to be protected by the company but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection. उन राज्यों को सेना कंपनी प्रोवाइड करती थी, मतलब आर्मी कंपनी की होती थी जो उस राज्य में रहती थी, और उस राज्य के शासक को कंपनी को इस सेना के लिए पैसा देना होता था। इस सेना को सब्सिडियरी फोर्स सहायक सेना कहा जाता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रखरखाव के लिए वो कंपनी को पैसा देती थी। इफ द इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, देन पार्ट ऑफ देयर टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनाल्टी। अगर शासक पैसा देने से चूक जाता था तो उस राज्य का एक पार्ट कंपनी अपने नियंत्रण में ले लेती थी और वैसे इलाके लेती थी जहां से कंपनी को फायदा पहुंचे। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने से चूक जाते थे तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेलेस्ली वॉज गवर्नर जनरल, द नवाब ऑफ अवध वॉज फोर्स टू गिव ओवर हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801 एज ही फेल्ड टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस। अवध के नवाब को अपने क्षेत्र का आधा हिस्सा कंपनी को देना पड़ा था 1801 में, क्योंकि वो सब्सिडियरी फोर्स यानी सहायक सेना का पैसा कंपनी को देने से चूक गया था। उदाहरण के लिए, जब रिचर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था, उस समय अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को सौंपने के लिए मजबूर किया गया, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसे अदा करने में चूक गए थे। हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स्ड टू सीड टेरिटरीज ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। इसी आधार पर हैदराबाद के भी कई इलाके छीन लिए गए। अब हम लोग पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के बारे में। टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान, शेर ए मैसूर। देखिए, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टाइगर ऑफ मैसूर, शेर ए मैसूर किनको कहा जाता था, तो आपका आंसर होगा टीपू सुल्तान। और उनके झंडे पे शेर की तस्वीर भी बनी होती थी। द कंपनी रिजोर्टेड टू डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस व्हेन इट सॉ अ थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। कंपनी डायरेक्ट मिलिट्री अटैक भी करती थी अगर उसको लगता था कि कंपनी के राजनीतिक और आर्थिक हित को खतरा है। जब कंपनी को अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों पर खतरा दिखाई दिया, तो कंपनी ने प्रत्यक्ष सैनिक टकराव का रास्ता भी अपनाया। दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द साउदर्न इंडियन स्टेट ऑफ मैसूर। दक्षिण भारतीय राज्य मैसूर के उदाहरण से ये बात समझी जा सकती है। मैसूर had grown in strength
under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali, ruled from 1761 to 1782, and his famous son Tipu Sultan, ruled from 1782 to 1799। देखिए, हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान के नेतृत्व में मैसूर राज्य काफी ताकतवर बन चुका था। हैदर अली और उनके विख्यात पुत्र टीपू सुल्तान जैसे शक्तिशाली शासकों के नेतृत्व में मैसूर काफी ताकतवर हो चुका था। मैसूर कंट्रोल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेस्ड पेपर एंड कार्डमॉम। मैसूर ने मालाबार कोस्ट पे नियंत्रण स्थापित कर लिया था, जहां से कंपनी पेपर और कार्डमॉम खरीदती थी। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। इन 1785, टीपू सुल्तान stopped the export of sandalwood, pepper, and cardamom through the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company। 1785 में टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड, पेपर और कार्डामोम के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी और अपने क्षेत्र के लोकल मर्चेंट से कहा कि कंपनी के साथ व्यापार नहीं करना है। 1785 में टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। सुल्तान ने स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया था। He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help। टीपू सुल्तान का फ्रेंच के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप था। फ्रेंच की मदद से टीपू सुल्तान ने अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया था और डेवलप किया था। उसने फ्रेंच की सहायता से आधुनिक शस्त्रागारों को स्थापित करने का प्रयास किया था। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित किए और उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। द ब्रिटिश वेयर फ्यूरियस। सुल्तान के इन कदमों से अंग्रेज आग बबूला हो गए। They saw Hyder and Tipu as ambitious, arrogant, and dangerous rulers who had to be controlled and crushed। कंपनी हैदर अली और टीपू सुल्तान को एम्बिशियस, एरोगेंट और खतरनाक मानती थी। कंपनी का मानना था कि इनको रास्ते से हटाना होगा। उन्हें हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसे राजाओं को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। 4 वॉर्स वेयर फॉट विद मैसूर। कंपनी ने मैसूर के साथ 4 वॉर लड़े। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर 1767 से 69 में हुआ। इसमें ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था। फिर सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 के बीच में हुआ। इसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन हुआ था। 1790 से 92 के बीच में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। इसमें ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टन साइन हुआ था और आखिरी वॉर 1799 में हुआ। फलस्वरूप मैसूर के साथ अंग्रेजों की 4 बार जंग हुई। इन चारों वॉर्स के बारे में हम लोग आगे के क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। ओनली इन द लास्ट, द बैटल ऑफ सेरिंगपट्टम, डिड द कंपनी अल्टीमेटली विन अ विक्ट्री। श्रीरंगपट्टन की आखिरी जंग में कंपनी को सफलता मिली। टीपू सुल्तान वॉज किल्ड डिफेंडिंग हिज कैपिटल सेरिंगपट्टम। मैसूर वॉज प्लेस्ड अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ द वोडेयार्स एंड अ सब्सिडियरी अलायंस वॉज इम्पोज्ड ऑन द स्टेट। टीपू सुल्तान ने सरेंडर नहीं किया था और लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु के पश्चात मैसूर पे वोडेयार डायनेस्टी को बिठाया गया। वोडेयार डायनेस्टी उतनी शक्तिशाली नहीं थी, तो इसी के साथ मैसूर राज्य पर भी सब्सिडियरी अलायंस थोप दी गई। अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने वोडियार राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि थोप दी गई। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वॉर विद दी मराठास, मराठों से लड़ाई। फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी
द कंपनी ऑल्सो सॉट टू कर्ब एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय मराठा पावर। 18th सेंचुरी के एंड में कंपनी और मराठों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। कंपनी मराठों को कंट्रोल करने और खत्म करने के बारे में सोच रही थी। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू और खत्म करने के बारे में सोचने लगी थी। With their defeat in the Third Battle of Panipat in 1761, the Marathas' dream of ruling from Delhi was shattered. 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। इसमें मराठास हार गए थे, तो इसी के साथ मराठास का दिल्ली पे शासन करने का सपना टूट गया था। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। They were divided into many states under different chiefs, Sardar, belonging to dynasties such as Sindhia, होलकर, गायकवाड़ एंड भोसले। मराठास को डिफरेंट स्टेट्स में बांट दिया गया और सारे स्टेट्स के अपने सरदार थे, जैसे पूना के पेशवा, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोसले और बड़ौदा के गायकवाड़। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में थी। These chiefs were held together in a confederacy under a Peshwa, principal minister, who became its effective military and administrative head based in Pune. ये सरदार एक कॉन्फेडरेसी यानी अलायंस यानी गठबंधन के सदस्य थे और इनके प्रमुख थे पूना के पेशवा। पेशवा मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी थे और पुणे में रहते थे। ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राज्यमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादाजी सिंधिया एंड नाना फडणीस were two famous Maratha soldiers and statesmen of the late 18th century. महादाजी सिंधिया और नाना फडणीस 18वीं सदी के आखिर के दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। दी मराठास वेयर सबड्यूड इन ए सीरीज ऑफ वॉर्स। देखिए, मराठास बहुत शक्तिशाली थे, तो इस वजह से मराठास को कई सारे बैटल्स के बाद कंपनी दबा सकी। एक के बाद एक कई युद्धों में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इन द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, देयर वॉज नो क्लियर विक्टर। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जब खत्म हुआ 1782 में, तो ट्रीटी ऑफ सालबाई की गई। इस युद्ध में कोई जीता नहीं था। आप इसको स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्रीटी ऑफ सालबाई किस युद्ध के बाद की गई थी। पहला युद्ध 1782 में सालबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष नहीं जीत पाया। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर was fought on different fronts, resulting in the British gaining Odisha and the territories north of the Yamuna River, including Agra and Delhi. सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर कई सारे मोर्चे पर लड़ा गया। इसका ये परिणाम सामने आया कि ब्रिटिश ने उड़ीसा के साथ साथ यमुना नदी के उत्तरी भाग पर यानी आगरा और दिल्ली के साथ साथ कई भागों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 तक लड़ा गया था। कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। फाइनली, द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817 to 1819 क्रश्ड मराठा पावर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से 1819 में लड़ा गया। इसमें मराठा पावर को क्रश कर दिया गया। अंततः 1817 से 1819 के तीसरे अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। द पेशवा वॉज रिमूव्ड एंड सेंट अवे टू बिठूर नियर कानपुर विद ए पेंशन। पेशवा को पुणे से हटा दिया गया और कानपुर के पास बिठूर में रहने के लिए भेज दिया गया।
उन्हें पेंशन दिया जाता था। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में पेंशन पर भेज दिया गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ द विंध्यास। कंपनी के पास विंध्यन रेंज के साउथ में स्थित पूरे टेरिटरी पे कंट्रोल स्थापित हो चुका था। अब विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द क्लेम टू पैरामाउंटसी, सर्वोच्चता का दावा। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव that from the early 19th century, the company pursued an aggressive policy of territorial expansion. 19th century आते आते कंपनी को पता चल चुका था कि अगर व्यापार ठीक ढंग से करना है तो कंपनी को पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करना पड़ेगा और पॉलिटिकल पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो हमने देखा कि जो कंपनी पहले बस व्यापार करना चाहती थी और टेरिटरीज एनेक्स नहीं करना चाहती थी, वे अब आक्रामक तरीके से टेरिटोरियल एक्सपेंशन यानी क्षेत्रीय विस्तार की नीति अपना रहे थे। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि 19वीं सदी की शुरुआत से कंपनी क्षेत्रीय विस्तार की आक्रामक नीति पर चल रही थी। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1813 to 1823, a new policy of paramountcy was initiated. लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में एक नई पॉलिसी शुरू की गई जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटसी यानी सर्वोच्चता की नीति। लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की गई। नाउ द कंपनी क्लेम्ड दैट इट्स ऑथोरिटी वाज पैरामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट्स पावर वाज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स। इस पॉलिसी में कंपनी ने यह दावा किया कि कंपनी की ऑथोरिटी यानी सत्ता सुप्रीम है, सर्वोच्च है, और भारतीय राज्यों की ऑथोरिटी कंपनी के ऑथोरिटी से कम है। इस वजह से कंपनी भारतीय राज्यों से ज्यादा ताकतवर है। कंपनी का दावा था कि उसकी सत्ता सर्वोच्च है, इसलिए वो भारतीय राज्यों से ऊपर है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स एनी इंडियन किंगडम। कंपनी ने यह भी बोला कि कंपनी के हितों की रक्षा करने के लिए किसी भी भारतीय राज्यों पे कब्जा किया जा सकता है या कब्जा करने की धमकी दी जा सकती है। अपने हितों की रक्षा के लिए वो भारतीय रियासतों का अधिग्रहण करने या उनको अधिग्रहण करने की धमकी देने का अधिकार अपने पास मानती थी। दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल। ये सोच आगे आने वाली ब्रिटिश पॉलिसीज में भी हमें दिखेंगी। ये सोच बाद में भी अंग्रेजों की नीतियों में दिखाई देती रही। दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड। लेकिन ये प्रक्रिया बेरोक-टोक नहीं चली। फॉर एग्जाम्पल, when the British tried to annex the small state of Kittur in Karnataka today, Rani Channamma took to arms and led an anti-British resistance movement. जब ब्रिटिश कित्तूर को एनेक्स करने की कोशिश की तो रानी चन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। उदाहरण के लिए, जब अंग्रेजों ने कित्तूर के छोटे से राज्य को कब्जे में लेने का प्रयास किया तो रानी चेन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। शी वॉज अरेस्टेड इन 1824 एंड डाइड इन प्रिजन इन 1829। उनको 1824 में अरेस्ट कर लिया गया और 1829 में उनकी मृत्यु हो गई प्रिजन में ही। 1824 में उन्हें गिरफ्तार किया गया और 1829 में जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। बट रायन्ना, a poor चौकीदार of सांगोली in कित्तूर, carried on the resistance. रानी चन्नम्मा के बाद कित्तूर के एक गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह आंदोलन जारी रखा था। चेन्नम्मा के बाद कित्तूर स्थित सांगोली के गरीब चौकीदार रायन्ना ने यह प्रतिरोध जारी रखा। With popular support, he destroyed many British camps and records. रायन्ना ने बहुत सारे ब्रिटिश कैंप को तबाह किया और बहुत सारे ब्रिटिश रिकॉर्ड्स तबाह कर दिए। चौतरफा समर्थन और सहायता से उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश शिविरों और दस्तावेजों को नष्ट कर दिया था। He was caught
and hanged by the British in 1830. 1830 में उन्हें भी पकड़ लिया गया और फांसी की सजा दी गई। आखिरकार उन्हें भी अंग्रेजों ने पकड़कर 1830 में फांसी पर लटका दिया। In the late 1830s, the East India Company became worried about Russia. 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रशिया को लेकर चिंतित हो गई थी। 1830 के दशक के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी रूस के प्रभाव से बहुत डरी हुई थी। It imagined that Russia might expand across Asia and enter India from the northwest. ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि रूस अपने टेरिटरी को एक्सपैंड कर सकता है एशिया में और नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में घुस सकता है। कंपनी को भय था कि कहीं रूस का प्रभाव पूरे एशिया में फैलकर उत्तर पश्चिम से भारत को भी अपनी चपेट में न ले ले। Driven by this fear, the British now wanted to secure their control over the northwest. इस डर के वजह से ब्रिटिश नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र पे नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे ताकि रूस को भारत में आने से रोक सके। इस डर के चलते अंग्रेज अब उत्तर पश्चिमी भारत पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विथ अफगानिस्तान between 1838 and 1842 and established indirect company rule there. कंपनी ने अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी 1838 से 1842 तक और इसके बाद वहां पर इनडायरेक्ट कंपनी रूल एस्टैब्लिश किया। मतलब डायरेक्ट कंपनी वहां से शासन नहीं करेगी, कंपनी के बिहाफ पे कोई और करेगा। उन्होंने 1838 से 1842 के बीच अफगानिस्तान के साथ एक लंबी लड़ाई लड़ी और वहां अप्रत्यक्ष कंपनी शासन स्थापित कर लिया। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। 1843 में सिंध भी कब्जे में आ गया। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब। इसके बाद पंजाब की बारी थी। बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी। लेकिन महाराजा रंजीत सिंह जी के रहते हुए कंपनी कुछ नहीं कर पाई वहां पे। यहां महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी की दाल नहीं गलने दी। आफ्टर हिज डेथ इन 1839, टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वेयर फॉट विद द सिख किंगडम। अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब वॉज एनेक्स्ड। महाराजा रंजीत सिंह जी की मृत्यु 1839 में हो गई। इसके बाद कंपनी दो लंबी लड़ाइयां लड़ती है सिख किंगडम के साथ और 1849 में फाइनली कंपनी पंजाब पे भी कब्जा कर लेती है। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद इस रियासत के साथ दो लंबी लड़ाइयां हुई और आखिरकार 1849 में अंग्रेजों ने पंजाब का भी अधिग्रहण कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय नीति। द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशंस occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. डलहौजी जब गवर्नर जनरल बना 1848 से 1856 के बीच में, उसके अंडर में एनेक्सेशन का फाइनल वेव चला। अधिग्रहण की आखिरी लहर 1848 से 1856 के बीच गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली। He devised a policy that came to be known as the Doctrine of Lapse. लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी बनाई जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोला गया। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति अपनाई जिसे विलय नीति का नाम दिया गया। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर्ड दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हेयर, हिज किंगडम वुड लैप्स, दैट इज बिकम अ पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में यह बोला गया कि अगर किसी भारतीय राज्य के शासक की मृत्यु होती है और उस शासक का कोई डायरेक्ट पुत्र नहीं है यानी मेल हेयर नहीं है, तो वो राज्य कंपनी के अंडर में आ जाएगा। ये सिद्धांत इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाएगी यानी कंपनी के भूभाग का हिस्सा बन जाएगी। One kingdom after another was annexed simply by applying this doctrine. Satara in 1848, Sambalpur in 1850, Udaipur in 1852, Nagpur in 1853,
एंड झांसी इन 1854। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए एक के बाद एक किंगडम को एनेक्स किया गया। सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, नागपुर को 1853 में और झांसी को 1854 में। इस सिद्धांत के आधार पर एक के बाद एक कई रियासतें सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी अंग्रेजों के हाथ में चली गई। फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर अवध। फिर 1856 में कंपनी ने अवध को भी एनेक्स कर लिया। आखिरकार 1856 में कंपनी ने अवध को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। This time, the British had an added argument. They said they were obliged by duty to take over Awadh in order to free the people from the misgovernment of the Nawab. अवध को एनेक्स करते टाइम कंपनी ने ये बोला कि यहाँ का नवाब अच्छे से शासन नहीं कर रहा, कुशासन कर रहा है, इसलिए कंपनी ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी यानी अपने कर्तव्य से बंधा है, तभी अवध के लोगों को नवाब से आजाद करवा रहा है। ये बोल के कंपनी ने अवध को एनेक्स कर लिया, जबकि ये सच नहीं था। लोगों को अवध का नवाब प्रिय था। इस बार अंग्रेजों ने एक नया तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे अवध की जनता को नवाब के कुशासन से आजाद कराने के लिए कर्तव्य से बंधे हुए हैं, इसलिए वे अवध पर कब्जा करने को मजबूर हैं। Enraged by the humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the Great Revolt that broke out in 1857. जिस तरीके से झूठ बोल के अवध के नवाब को गद्दी से हटाया गया था और अवध पर कब्जा कर लिया गया था, तो इससे लोगों में गुस्सा भड़क उठा और वे भी 1857 के ग्रेट रिवोल्ट में शामिल हो गए थे। अपने प्रिय नवाब को जिस तरह से गद्दी से हटाया गया, उसे देखकर लोगों में गुस्सा भड़क उठा और अवध के लोग भी 1857 के महान विद्रोह में शामिल हो गए। यहाँ पे इंडिया के मैप को दिखाया गया है अलग अलग ईयर में। पहला है 1797 में, दूसरा है 1840 में और तीसरा है 1857 में। येलो कलर से जो शेडेड रीजन है वो है एरिया अंडर द ब्रिटिश रूल, और जो रेड कलर में है वो है एरियाज नॉट अंडर द ब्रिटिश रूल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1797 में थोड़ा सा ही पोर्शन था जहां पे कंपनी का कब्जा था, ब्रिटिश रूल था। और जब हम लोग 1840 में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कंपनी ने, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे क्षेत्रों को एनेक्स कर लिया था, कब्जा कर लिया था। फिर 1857 आते आते मोस्ट ऑफ द टेरिटरी पे ब्रिटिश रूल कायम हो गया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, नए शासन की स्थापना। वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785, was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. अब हम लोग वापस थोड़ा पीछे चलते हैं और वॉरेन हेस्टिंग्स को देखते हैं। वो 1773 से 1785 में गवर्नर जनरल बना था और वो उन महत्वपूर्ण लोगों में से एक था जिसने कंपनी के पावर को, वर्चस्व को फैलाने में अहम रोल निभाया था। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स उन बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से था जिन्होंने कंपनी की ताकत फैलाने में अहम भूमिका अदा की थी। बाय हिज टाइम द कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर नॉट ओनली इन बंगाल बट ऑल्सो इन बॉम्बे एंड मद्रास। वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे सिर्फ बंगाल ही नहीं, बंगाल के साथ साथ बॉम्बे और मद्रास पे भी कंपनी अपनी सत्ता हासिल कर चुकी थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि बंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। ब्रिटिश टेरिटरीज वेयर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज। ब्रिटिश टेरिटरीज मेनली डिवाइडेड थे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, यानी प्रशासकीय इकाइयों में, जिनको प्रेसिडेंसी कहा जाता था। ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासकीय इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। देयर वेयर 3 प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे। ऐसी 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी
और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ये प्रेसिडेंसी पहले छोटी थी, फिर जैसे जैसे कंपनी मद्रास, बॉम्बे और बंगाल के क्षेत्रों को एनेक्स करते गए, तो ये प्रेसिडेंसी भी बहुत बड़ी होती गई। पहले यहाँ पे ट्रेड से रिलेटेड काम होते थे, क्योंकि कंपनी तो ट्रेडिंग कंपनी थी। फिर बाद में पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी यहाँ से होने लगे। उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंबई। ईच वॉज रूल्ड बाई ए गवर्नर। हर प्रेसिडेंसी का शासन गवर्नर के पास था। हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। एडमिनिस्ट्रेशन का सुप्रीम हेड था गवर्नर जनरल। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वॉरेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल, introduced several administrative reforms, notably in the sphere of justice. पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स और इन्होंने न्याय के क्षेत्र में बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासकीय सुधार किए। न्याय के क्षेत्र में उसके सुधार खास तौर से उल्लेखनीय थे। From 1772, a new system of justice was established. 1772 में एक नए किस्म का जस्टिस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। 1772 से एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, अ क्रिमिनल कोर्ट, फौजदारी अदालत, एंड सिविल कोर्ट, दीवानी अदालत। इस नए जस्टिस सिस्टम में हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट्स होते थे, एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत कहते थे और सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत कहते थे। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी अदालत और दीवानी अदालत। अब यहाँ पे 2 वर्ड को समझते हैं। पहला है काजी। काजी जज होते थे। और दूसरा है मुफ्ती। मुफ्ती मुस्लिम कम्युनिटी का एक ज्यूरिस्ट यानी न्यायविद होते थे। उनको मुस्लिम लॉज की सारी जानकारी होती थी और वो काजी को मुस्लिम लॉज की व्याख्या करते थे और काजी उसी के अनुसार फैसला सुनाते थे। काजी ए जज। काजी एक न्यायाधीश। मुफ्ती अ ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट द काजी वुड एडमिनिस्टर। मुफ्ती मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानूनों की व्याख्या करता है। काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता है। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। देखिए, सिविल कोर्ट्स में यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स बैठते थे। उनको इंडियन लॉज की कोई जानकारी नहीं थी, तो वे पंडित और मौलवी की सहायता लेते थे। हिंदू लॉ को इंटरप्रेट करने में पंडित हेल्प करते थे और मुस्लिम लॉ को इंटरप्रेट करने में मौलवी हेल्प करते थे। दीवानी अदालतों के मुखिया यूरोपीय जिला कलेक्टर होते थे। मौलवी और हिंदू पंडित उनके लिए भारतीय कानूनों की व्याख्या करते थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वेयर स्टिल अंडर अ काजी एंड ए मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। मुगल एम्पायर के टाइम पे क्रिमिनल कोर्ट काजी और मुफ्ती के अंडर में थी। वे अब भी काजी और मुफ्ती के अंडर में थी, लेकिन कलेक्टर इन पे नजर रखता था। काजी और मुफ्ती कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। फौजदारी अदालतें अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। धर्मशास्त्रास, संस्कृत टेक्स्ट प्रिस्क्राइबिंग सोशल रूल्स एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर, कंपोज्ड फ्रॉम 500 BC ऑनवर्ड्स। धर्मशास्त्र का मतलब है वे संस्कृत टेक्स्ट जिसमें हिंदुओं के सामाजिक नियम और कोड्स ऑफ बिहेवियर यानी आचरण के सिद्धांत थे। इनको ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखा गया था। धर्मशास्त्र संस्कृत की ऐसी कृतियां जिनमें सामाजिक तौर तरीकों और आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या की जाती है। ये धर्मशास्त्र ईसा पूर्व 500 वर्ष से भी पहले लिखे गए थे। A major problem was that the Brahman Pandits gave different interpretations of local laws based on different schools of the धर्मशास्त्र। एक मेजर प्रॉब्लम ये था कि ब्राह्मण्स स्थानीय कानूनों का डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस देते थे।
ऑल ओवर इंडिया में कोई एक हिंदू कानून नहीं था, सब अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते थे। एक बड़ी समस्या ये थी कि ब्राह्मण पंडित धर्मशास्त्र की अलग अलग शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775, 11 पंडित्स वेर आस्क्ड टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। इन लॉज में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को एक जगह बैठाया गया और उनसे बोला गया कि आप सब धर्मशास्त्र को पढ़िए और हिंदू लॉज को एक जगह कंपाइल कीजिए जो ऑल ओवर द कंट्री एक हो, यूनिफॉर्म हो। इस भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया। एन बी हॉलहेड ट्रांसलेटेड दिस डाइजेस्ट इनटू इंग्लिश। एन बी हॉलहेड ने इस कंपाइलेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। एन बी हॉलहेड ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया। By 1778, a code of Muslim laws was also compiled for the benefits of European judges. 1778 में मुस्लिम लॉज को भी कंपाइल किया गया ताकि यूरोपियन जजेस को मदद मिले। 1778 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों की भी एक संहिता तैयार कर ली गई थी। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, a new Supreme Court was established, while a court of appeal, द सदर निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट कैलकटा। देखिए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और इसके तहत एक नया सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। एक अपील कोर्ट भी बनाया गया कैलकटा में जिसका नाम था सदर निजामत अदालत। देखिए, कोर्ट्स का सिस्टम ऐसे था, सबसे नीचे था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके ऊपर आता था सर्किट कोर्ट और उसके ऊपर आता था सदर निजामत अदालत। और ये जो तीनों थे ये आपके क्रिमिनल कोर्ट थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कलकत्ता में अपीलीय अदालत सदर निजामत अदालत की भी स्थापना की गई। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा ओहदा होता था। एज द टाइटल सजेस्ट्स, his main job was to collect revenue and taxes and maintain law and order in his district with the help of judges, police officers and darogas. कलेक्टर का मेन काम था रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करना, जिले में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना जज, पुलिस ऑफिसर और दरोगा के हेल्प से। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, उसका मुख्य काम लगान और कर इकट्ठा करना तथा न्यायाधीशों, पुलिस अधिकारियों व दरोगा की सहायता से जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता था। His office, the collectorate, became the new center of power and patronage that steadily replaced previous holders of authority. कलेक्टर का जो ऑफिस था कलेक्ट्रेट, वो पावर और ऑथोरिटी का नया केंद्र बन गया क्योंकि कलेक्टर के पास इतनी ज्यादा पावर थी। उसका कार्यालय कलेक्ट्रेट सत्ता और संरक्षण का नया केंद्र बन गया था जिसने पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द कंपनी आर्मी, कंपनी की फौज। Colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reform, but its power rested on its military strength. देखिए, कंपनी ने भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करने की कोशिश की और बाकी रिफॉर्म्स करने की भी कोशिशें की ताकि उनका व्यापार अच्छे से चल सके। देखिए, आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडियंस के लिए कुछ भी नहीं कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी किया अपना फायदा सोच के किया। उनकी जो मेन पावर थी वो थी उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली सत्ता सैनिक ताकत में थी। द मुगल आर्मी वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैवलरी, सवार्स, ट्रेन्ड सोल्जर्स ऑन हॉर्सबैक एंड इन्फेंट्री, दैट इज पैदल,
फुट सोल्जर्स। देखिए, मुगल आर्मी के पास कैवलरी थी यानी घुड़सवार थे, और इन्फेंट्री थी यानी पैदल सैनिक थे। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार और पैदल सेना थी। दे वियर गिवन ट्रेनिंग इन आर्चरी एंड द यूज ऑफ द स्वॉर्ड। इनको तीरंदाजी और तलवार चलाने का ट्रेनिंग दिया जाता था। उन्हें तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था। The cavalry dominated the army, and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry. मुगल एम्पायर की जो कैवलरी थी यानी घुड़सवार जो थे, वे बहुत शक्तिशाली थे। इस वजह से मुगल साम्राज्य को यह कभी महसूस नहीं हुआ कि उनको और ट्रेंड इन्फेंट्री यानी पैदल सैनिक चाहिए। सेना में सवारों का दबदबा रहता था, और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। दी रूरल एरिया had a large number of armed peasants, and the local zamindars often supplied the Mughals with पैदल soldiers. ग्रामीण क्षेत्रों में आर्म्ड किसानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो जो स्थानीय जमींदार थे वे युद्ध के टाइम पे मुगल्स को पैदल सैनिक सप्लाई करते थे। ग्रामीण इलाकों में सशस्त्र किसानों की बड़ी संख्या थी। स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया कराते थे। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Benares started recruiting peasants into their armies and training them as professional soldiers. देखिए, 18th सेंचुरी में एक बदलाव देखा गया। मुगल के सक्सेसर स्टेट्स जैसे बेनारस, अवध, इन्होंने किसानों को अपने आर्मी में भर्ती करने लगे और उन्हें ट्रेनिंग देने लगे ताकि वे प्रोफेशनल सोल्जर बन जाएं। 18वीं सदी में जब अवध और बनारस जैसी रियासतों में किसानों को भर्ती करके उन्हें पेशेवर सैनिक प्रशिक्षण दिया जाने लगा, तो ये सूरत बदलने लगी। The East India Company adopted the same method when it began recruiting for its own army, which came to be known as the Sepoy Army, from the Indian word सिपाही meaning soldier. ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इसी मेथड को अपनाया, मतलब किसानों को अपनी आर्मी में भर्ती करने लगे। इनको सिपॉय आर्मी कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब अपनी सेना के लिए भर्ती शुरू की, तो उसने भी यही तरीका अपनाया। अंग्रेज अपनी सेना को सिपॉय आर्मी कहते थे, और ये जो सिपॉय शब्द है, ये भारतीय शब्द सिपाही से ही बना है। As warfare technology changed from the 1820s, the cavalry requirements of the company's army declined. 1820 के दशक में जब युद्ध के तकनीक में बदलाव आया, तो कंपनी को घुड़सवार सेना की जरूरत कम महसूस हुई, क्योंकि अब सेना के पास बंदूकें थी। 1820 के दशक से जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी की सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। दो वर्ड को समझते हैं। पहला है मस्केट, जिसका मतलब होता है एक भारी बंदूक जिसे पैदल सेना द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरा है मैच लॉक। इस बंदूक में गन पाउडर यानी बारूद को चिंगारी दी जाती थी माचिस से, और बंदूक फायर करती थी। मस्केट, अ हेवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स। पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक। Matchlock, an early type of gun in which the powder was ignited by a match. शुरुआती दौर की बंदूक जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। This is because the British Empire was fighting in Burma, Afghanistan and Egypt, where soldiers were armed with muskets and matchlocks. ब्रिटिश एम्पायर की सेना बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट में लड़ रही थी, और वहां पे पैदल सैनिक मस्केट्स और मैचलॉक का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये वजह थी कि ब्रिटिशर्स को घुड़सवार सैनिकों की जरूरत कम महसूस हुई, क्योंकि बंदूक के सामने तलवार क्या ही काम करेंगे। इसकी वजह यह थी कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी लड़ रहा था, जहां सिपाही मस्केट और मैचलॉक से लेस होते थे। The soldiers of the company's army had to keep pace with changing military requirements, and its infantry regiments
नाउ बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। जैसे जैसे मिलिट्री रिक्वायरमेंट चेंज होती जा रही थी, वैसे वैसे कंपनी के सैनिकों को ध्यान रखना पड़ता था, और इस वजह से इन्फेंट्री इंपॉर्टेंट होती जा रही थी। मतलब गन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट पूरी करते थे। अगर युद्ध के तकनीक में कोई बदलाव आता था तो उसे वो ध्यान रखते थे। कंपनी की सेना के सिपाहियों को बदलती सैनिक आवश्यकताओं का ध्यान रखना पड़ता था, और अब उसकी पैदल टुकड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही थी। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ब्रिटिशर्स ने एक यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर की शुरुआत की भारत में। 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे थे। Soldiers were increasingly subjected to European style training, drill, and discipline that regulated their life far more than before. सैनिकों को यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग दिया जाता था, अभ्यास कराया जाता था, डिसिप्लिन सिखाया जाता था। उनका जीवन अब बहुत नियंत्रित था। सिपाहियों को यूरोपीय ढंग का प्रशिक्षण, अभ्यास और अनुशासन सिखाया जाने लगा। अब उनका जीवन पहले से भी ज्यादा नियंत्रित था। Often this created problems, since caste and community feelings were ignored in building a force of professional soldiers. सैनिक डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, लेकिन इस ट्रेनिंग के चलते और यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर के चलते कभी-कभी उन सैनिकों की भावनाएं भी आहत हो जाती थी। इस कोशिश में कभी-कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की सेना खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। Could individuals so easily give up their caste and religious feelings? भला लोग अपनी जातीय और धार्मिक भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? Could they see themselves only as soldiers and not as members of communities? क्या वे खुद को अपने समुदाय का सदस्य मानने के बजाय सिर्फ सिपाही मान सकते थे? What did the sepoys feel? सिपाही क्या महसूस करते थे? How did they react to the changes in their lives and their identity, that is, their sense of who they are? अपने जीवन और अपनी पहचान यानी वे कौन हैं, इस बात के एहसास में जो बदलाव आ रहे थे, उनको सिपाहियों ने किस तरह देखा? The revolt of 1857 gives us glimpse into the world of sepoys. जब हम रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ेंगे तो उसमें हमें इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा और हम सिपाहियों के दुनिया को और नजदीक से समझेंगे। 1857 का विद्रोह हमें सिपाहियों की इस दुनिया की झलक दिखाता है। यू विल रीड अबाउट दिस रिवोल्ट इन चैप्टर 5। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन, निष्कर्ष। 10. The East India Company was transformed from a trading company to a territorial colonial power. ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में आई थी और एक कॉलोनियल पावर में, औपनिवेशिक शक्ति में तब्दील हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी से बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बन गई। The arrival of new steam technology in the early 19th century also aided this process. 19th सेंचुरी के स्टार्ट में स्टीम टेक्नोलॉजी ने भी इस प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। 19वीं सदी की शुरुआत में नई भाप तकनीक के आने से यह प्रक्रिया और तेज हुई। Till then, it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. पहले समुद्री मार्ग से भारत तक की यात्रा करने में 6 से 8 महीने लगते थे। तब तक समुद्र मार्ग से भारत पहुंचने में 6 से 8 माह का समय लग जाता था। Steamships reduced the journey time to 3 weeks, enabling more Britishers and their families to come to a far-off country like India. भाप से चलने वाले जहाज जब बने तो 6 से 8 महीनों का सफर अब 3 हफ्तों में होने लगा। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी को जब जरूरत पड़ती तो सैनिक, हथियार जल्दी आ पाते थे। ज्यादा से ज्यादा ब्रिटिशर्स और उनके परिवार भी यहाँ घूमने आते थे। भाप से चलने वाले जहाजों ने ये यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी,
इसके बाद तो ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज और उनके परिवार भारत जैसे दूर देशों में आने लगे। By 1857, the company came to exercise direct rule over about 63% of the territory and 78% of the population of the Indian subcontinent. 1857 तक कंपनी ने भारत के 63% पार्ट ऑफ द टेरिटरी पे कब्जा कर लिया था और वहां डायरेक्ट शासन करते थे। और इन 63% टेरिटरी में 78% ऑफ द पॉपुलेशन रहती थी। 1857 तक भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 78% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो चुका था। Combined with its indirect influence on the remaining territory and population of the country, the East India Company had virtually the whole of India under its control. 63% भूभाग पे ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल था और बाकी क्षेत्रों में भी इनडायरेक्ट कंट्रोल था। तो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी लगभग पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। देश के शेष भूभाग और आबादी पर कंपनी का अप्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यवहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में ले चुकी थी। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का चैप्टर 2 समाप्त होता है और मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।